Hello students, welcome to Pahel classes. I am Pradeep Kumawat, your teacher, and if you want to know more about myself, you can just search my name on Google, that is Pradeep Kumar Kumawat. तो केमिस्ट्री की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें हम ऑलरेडी सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं। सॉलिड स्टेट के सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, आप सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सॉलिड स्टेट नाम से। उस सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट से आप वीडियोस देख सकते हैं। सॉलिड स्टेट बोर्ड लेवल पे तो मैंने कवर किया ही है, साथ में जो भी एडवांस कंसेप्ट है लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, साथ में वॉइड लोकेशन, ये सब भी मैंने कवर किया है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। तो आप ये वीडियो लेक्चर्स जरूर देखें और आपको पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ओके, और लाइक करें। तो इतना सा है, हमारा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो चुका है और आज हम नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं नए चैप्टर के साथ, दैट इज द सॉल्यूशंस। हमारा सेकंड चैप्टर है 12th केमिस्ट्री का। आई होप आपको पहले लेक्चर पसंद आई होगी और ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है, काफी अच्छे से सब कुछ कवर किया जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्वियसली सॉल्यूशंस चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट सॉल्यूशंस। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि सॉल्यूशन है क्या। तो देखे बेटा, ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स whose composition can be varied within certain limits। तो ध्यान देने की बात है, तो डेफिनेशन हो गई कि एक्चुअल में ट्रूली स्पीकिंग तो बेटा ये है, देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट एक तरह से कुछ दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, सब यही एग्जाम्पल्स लेते हैं। पानी है, वाटर है हमारे पास में, वाटर में हमने क्या मिक्स कर दिया, लेट्स से शुगर मिक्स कर दी या नमक मिक्स कर दिया, तो इनसे जो बनता है वो फाइनली क्या कहलाता है, वो सॉल्यूशन कहलाता है, इनका सॉल्यूशन होता है, दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, Thus, solute and solvent are components of a solution। Solute और solvent क्या होते हैं, components। Whenever a solute mixes homogeneously with the solution, a solvent solution is formed। ध्यान दे, homogeneous mixture is an important word here। homogeneous का मतलब है कि एक्चुअल में solvent का जो फेज होता है, सोलवेंट का जो फेज होता है वही फेज होना चाहिए सॉल्यूशन का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से देखे सब, क्या कि सॉल्यूशन तब होगा जब सोलवेंट का फेज जो है उसमें जब हम कोई सोल्यूट कैसा भी मिला हो, अब सोल्यूट का फेज जरूरी नहीं सेम हो, तो जो सॉल्यूशन होना चाहिए उसका और सॉल्वेंट का फेज सेम होना चाहिए, तब उसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे। आ रही है बात समझ में, क्या कि सॉल्वेंट और सोल्यूट, सोल्यूट क्या होता है जिसे मिलाया जाता है, सोल्वेंट जो मेजर क्वांटिटी में रहता है। अभी डेफिनेशन देखेंगे, बहुत डिटेल में, टेंशन ना करें। तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन बनेगा। ओके, सो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। ध्यान से देखो, सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन, तो इन दोनों से मिक्सअप से क्या बन जाएगा, हमारे पास में सॉल्यूशन बन जाएगा। गुड। अब देखे सभी बच्चे कि सॉल्यूशन को कैसे काम में लेंगे या क्या रहेगा हमारे पास में, इनकी डेफिनेशंस क्या है, फटाफट से ध्यान देंगे सभी। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, डिफरेंट डेफिनेशन से। अब देखो सोलवेंट की डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोलवेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट हैज द सेम फिजिकल स्टेट एज द सॉल्यूशन इटसेल्फ। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम फिजिकल स्टेट। और ध्यान दे, एक और वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे, जनरली इट इज इन लार्ज क्वांटिटी। जनरली इट इज इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ये ज्यादा क्वांटिटी में होना जरूरी है। ऐसा तो है, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो कि हमारे पास में वाटर है, ग्लास, एक ग्लास वाटर है, और साथ में हमारे पास में मान लो कि 2 चम्मच शुगर है ना, थोड़ी सी शुगर है, 10 ग्राम मान लेते हैं, 10 ग्राम चीनी है। क्या ये इस पानी में घुल जाएगी? बिल्कुल घुल जाएगी। बट मानो यहीं पे मेरे पास में पानी तो सेम है, बट मैं यहां पे बोलूं कि मेरे पास 10 किलो चीनी है, तो बताओ क्या यहाँ पे इसमें घुलेगी नहीं घुलेगी बात अलग है, बट क्या सॉल्वेंट चेंज हो गया क्या? ध्यान दो, यहाँ पे ये था सॉल्वेंट, ये था सोल्यूट, बट यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी किसकी है? यदि हम इस डेफिनेशन से जाएं ओनली कि जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, तो भाई चीनी में पानी थोड़ी घुलेगा,
ध्यान से देखो तो ये सॉल्वेंट नहीं है। तो केवल ये बोलना कि कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, करेक्ट बात नहीं है। आपको ये समझ में आना ही चाहिए कि केवल ये कहना है कि जो लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट हो वो करेक्ट नहीं है। क्या करेक्ट है कि ऐसा कंपोनेंट जिसकी फिजिकल स्टेट वही होती है जो बनने वाले सॉल्यूशन की होती है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और ये जनरली लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा बेसिस डिफरेंस की क्या डिफरेंस है इन दोनों में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस है। सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दे, यहाँ वाटर ध्यान दोगे तो जब चीनी मिला देते हैं इसमें तो क्या चीनी गायब हो जाती है? लिक्विड ही तो रहता है सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन रहता है, मतलब लिक्विड स्टेट, तो पानी की स्टेट ही तो थी लिक्विड। तो ये सॉल्वेंट होता है जो सेम फिजिकल, अच्छा दोनों क्या सेम फिजिकल स्टेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तब फिर जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा उससे हम सॉल्वेंट बोल देंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि मान लो पानी ऑयल को मिला रहा है तो जो लार्ज क्वांटिटी में है उसे फिर हम सोल्यूट बोल देंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। क्लियर? तो क्या समझे कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो लार्ज क्वांटिटी में रहता है जनरली, और उसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की स्टेट के ही इक्विवेलेंट होती है। दूसरी बात क्या है? सोल्यूट जो मिलाया जाता है और सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। आई होप एक डेफिनेशन या बेसिक जो है बिल्कुल वो आपको दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए, बिल्कुल बस जाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ाते हैं। बेटा कई बार हमसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि वाई वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। हम मानते हैं कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा है क्यों, क्या वजह है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो देखिए, इट इज पोलर इन नेचर, हेंस इट डिजोल्व मोस्ट ऑफ द पोलर सोल्यूट्स। तो बात क्या हुई? सबसे पहली बात तो ये पोलर होता है और ये मोस्टली पोलर सोल्यूट्स को क्या करता है? अपने आप में डिजोल्व कर लेता है। ध्यान दे, एक टर्म होती है लाइक डिजोल्व्स लाइक, बहुत बार आपने सुना भी होगा, इस चैप्टर में भी हम देखेंगे लाइक डिजोल्व्स लाइक सोल्यूबिलिटी। ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये लाइक डिजोल्व्स लाइक। दूसरा देखो, इट इज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हेंस इट रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सोल्यूट एंड ऑफर्स देम टू रिमेन अपार्ट। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वन ऑफ द हाईएस्ट होता है, दैट इज 81 के अराउंड है ना। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, तो आयंस को क्या करता है? पोलराइज कर देता है, अपनी तरफ खींचता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से समझाऊं इसे। तो मान लो NaCl को जब आपने पानी में डाला, ठीक है, NaCl प्लस H2O होगा क्या? समझो ये जो H2O होता है, इस H2O एक पोलर मोलिक्यूल है, तो यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे O। ध्यान देते हैं तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब सोडियम को डाला हमने तो सोडियम पे प्लस चार्ज टाइप से रहता है और क्लोरीन पे नेगेटिव। तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन आके इसको सराउंड करेंगे और ये हाइड्रोजन जाके उसको सराउंड करते हैं और आपस में अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। सून ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये अलग अलग हो से जाते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है जनरली। तो वाटर बहुत स्ट्रांग होता है इस काम में, पोलराइज करने में इसकी स्ट्रांग कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखो, टस it acts as good medium for greater ionization of solute, hence it is called as universal solvent। तो आपको बेटा पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। if someone asks what is the universal solvent, you must answer these। okay, नेक्स्ट बढ़ो। अब ध्यान दो, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। बेटा ट्रूली स्पीकिंग कंसंट्रेशन क्या है आपको यदि बेसिक तरीके से समझाया जाए तो ध्यान दो, मान लो मेरे पास पानी था और पानी में मैंने चीनी मिलाई कुछ अगेन, ठीक है। तो कोई मुझे पूछे कि इस चीनी का अमाउंट पानी के रेस्पेक्ट में कितना है या चीनी कितनी घुली हुई है, तो वो हो गई कंसंट्रेशन एक तरह से। तो कुल मिला के किसी भी कंपोनेंट का अमाउंट की बात हम करें सॉल्यूशन में, तो वो जिस टर्म्स में मेजर की जाती है उनको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। आ रही है बात समझ में? कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। अच्छा कुछ बातें और बताऊं आपको अच्छी, कि जो सॉल्वेंट होगा वो तो जनरली एक ही होता है, ठीक है, बट सोल्यूट्स कैन बी मेनी। सोल्यूट्स क्या हो सकते हैं? मेनी हो सकते हैं एक ही सॉल्यूशन में। ध्यान दो, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट तो एक ही होता है, बट सॉल्यूट्स वेरियस हो सकते हैं, बहुत सारे तरह के सॉल्यूट्स हो सकते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि पानी में हम 2-3 चीजें मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं। तो एक सॉल्वेंट होता है बट सॉल्यूट्स कितने भी हो सकते हैं। आगे बढ़े,
सो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि सॉल्यूशन में कितना क्या मिक्स है, वाटर कितना है या शुगर कितना है, इनका कंपोजिशन, वेरियस कंपोजिशन, बहुत सारे कंपोजिशन, बहुत सारे मिक्सअप हो सकते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, ये सारा डिस्कशन जिस टर्म्स की हेल्प से किया जाता है, दैट टर्म इज नोन एज द कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। आपने वैसे सारा पोर्शन 11th क्लास में मोल कंसेप्ट में पढ़ा है, but since this is again given in 12th, so we will repeat the concentration terms in again here. A solution with relatively very large quantity of solute is called concentrated solution। मतलब जैसा solution जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। अब ध्यान दो, क्या आपने सुना होगा कि हम नॉर्मल भाषा में बात करूं तो चीनी यदि बहुत सारी मिलाए पानी में तो वो चाशनी बना देती है। आपको याद है हम नॉर्मल भाषा में से चाशनी बोलते हैं। ठीक है, तो घर में जैसे मीठा कुछ बनाना होता है तो उस पर लगाई जाती है, जलेबी वगैरह बनती है उनमें काम आती है, घेवर बनते हैं उनमें काम में आती है। तो ये जो चाशनी होती है कैसे बनती है, शुगर बहुत सारे मिलाओ तो दैट इज द वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। आया समझ? तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। खूब सारा कुछ मिला दिया तो कंसंट्रेटेड हो गया भाई वो। दूसरा देखो जी, A solution with relatively very small quantity of solute is called dilute solution। मतलब कि क्वांटिटी कम है तो उसको डाइल्यूट बोलेंगे, मतलब वो गाढ़ा नहीं है। सिंपल बोलूं तो कंसंट्रेटेड मतलब थोड़ा गाढ़ा टाइप से हो जाए और बिल्कुल पतला टाइप से रहे ना, ऐसा भी समझ सकते हो। तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। आई होप समझ आया होगा। सोल्यूट कम है तो डाइल्यूट, सोल्यूट ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड। बस इतनी सी तो बात है भाई समझने की। यहाँ देखो हमारे पास वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, आपको सबका थोड़ा बहुत आइडिया है ही। धीरे धीरे करके इन सब कंसंट्रेशंस को हम समझेंगे आज। ओके चलो देखो, सबसे पहली आती है परसेंटेज बाय मास और वेट। ठीक है, वेट बाय वेट। अब ध्यान दो बेटा, मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूं, आप खुद से सारा सीख जाओगे। परसेंटेज वेट बाय वेट की बात की जाए तो आप तो ये ध्यान रखो, ऊपर भी आएगा वेट और नीचे भी आएगा वेट, डाउन डिनोमिनेटर में भी, मल्टीप्लाई बाई 100। अब ऊपर जो आएगा वो उस कंपोनेंट का आएगा जिसकी हमें निकालनी है, कंपोनेंट, और नीचे जो आता है वो आता है सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मान लो अब यहाँ पे तो सोल्यूट की बात करते हैं, सॉल्यूशन की, सोल्यूट की निकालने सोल्यूट ऊपर आ जाएगा, सॉल्यूशन की निकालने तो सॉल्यूशन ऊपर आ जाएगा। मैं तो कंपोनेंट बोल दिया कोई भी, और एक से ज्यादा सोल्यूट है तो वो कोई भी कंपोनेंट की निकाल रहे उसका रख दो यहाँ पे। आई बात समझ में? तो मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। सॉल्यूशन है जिसमें मान लो सॉल्वेंट है एक तो, और मान लो सॉल्वेंट को मैं बोल देता हूं यहाँ पे क्या, एक्स ले रहा हूं मैं। ठीक है, और सोल्यूट से मेरे पास में दो सोल्यूट है मान लो, ठीक है, ए और बी। तो मैं पूछूं परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ ए, तो आप क्या बोलेंगे, मास ऑफ ए। ठीक है, एम ए, सॉरी मैं सिंबल से लिख देता हूं, एम ए डिवाइड बाई एम टोटल, टोटल मास कितना है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह से, तो कोई भी कंपोनेंट हो, सॉल्वेंट का पूछे तो सॉल्वेंट आप तो ऐसे याद रखा करो क्या, कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, अब जनरली हमारे जो होता है वो दो कंपोनेंट्स ही होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होगा एक सोल्यूट होगा। बट मैं तो आपको एडवांस लेवल की चीज समझा रहा हूं कि यदि दो से ज्यादा भी दिख रहे हैं तो कुछ भी पूछे, जिसका निकालने को बोला जाए उसका मास ऊपर, टोटल नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। आई समझ? तो देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इट डिज नॉट कंटेन टर्म वॉल्यूम। दूसरा देखो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब समझो इसे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर, वॉल्यूम किसका, जिस कंपोनेंट का निकालना है, नीचे वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। आया समझ? तो सोल्यूट का पूछे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। यदि परसेंटेज पूछा है तो भाई आई समझ नहीं आई। वेट बाई वॉल्यूम, तो बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, वेट। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम कर लो, वेट बाई वॉल्यूम, तो ऊपर क्या आएगा, वेट आएगा साहब। किसका वेट आएगा जी, वेट आएगा हमारे जिस भी कंपोनेंट का निकालना है। नीचे वॉल्यूम आएगा, किसका आएगा, वॉल्यूम आएगा जिसका हमें, सॉल्यूशन का सॉरी, और वेट आएगा जिसका हमें निकालना है। तो देखो तुरंत तीनों टर्म्स डील हो गई होगी, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। जो भी पूछे, ऊपर हमें जिस कंपोनेंट का पूछा है उसका वो ले लेना है जो यहां लिखा है, और नीचे जो यहां लिखा है उसका वो चीज ले लेनी है सॉल्यूशन की। मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्वेंट या सोल्यूट का वेट, सोल्यूट का वॉल्यूम, सोल्यूट का वेट, तो जो भी चाहिए वो तीनों में कन्वर्ट हो जाता है साहब। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन,
अब पार्ट्स पर मिलियन भी हमसे किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वोट बाय वॉल्यूम, बट मेनली ये पूछा जाता है मास के टर्म्स में। ठीक है, तो अब देखो मास और वॉल्यूम मतलब जो भी टर्म पूछी जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पे भी यही होगा, जो भी पूछा जाए वो ऊपर, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में है वो नीचे उस टर्म में। बस यहाँ परसेंट की जगह पार्ट्स पर मिलियन, मतलब क्या है कि मिलियन में कितना हिस्सा है, तो इसको 100 की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁶ से। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझे। वेट व डब्लू 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 ऊपर वाली जो टर्म होती है वो जिसकी निकालनी है उसकी, नीचे सॉल्यूशन, जिसका निकालना है उसका, नीचे सॉल्यूशन। सिमिलरली कोई पूछे पार्ट्स पर बिलियन बताओ मुझे, पीपीएम बताओ, वेट बाय वेट, पीपीएम वेट बाय वेट, तो पीपीएम वेट बाय वेट मतलब ऊपर जिस कंपोनेंट का पूछा उसका वेट, नीचे सॉल्यूशन का, और मल्टीप्लाई बाय 10⁶। आई होप कि क्लियर हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कहानी को। देखो, मोल फ्रिक्शन नाम से समझ आता है फ्रिक्शन। So mole friction can be defined as the ratio of number of moles of the component in the solution to the total number of moles of all component। तो बेटा कंपोनेंट पे ध्यान दे। अब अगेन मैंने समझाया कि कोई मिक्सचर है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बट जनरली हम बात करें तो मान लो दो कंपोनेंट है ए और बी। अब यहां से हम क्या लिखेंगे कि हमें निकालना है कि उनका मोल फ्रिक्शन क्या होगा। तो ध्यान दो, x से जो होता है मोल फ्रिक्शन ऑफ ए क्या होता है, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। एक जनरल फॉर्मूला दे तो हम लिख सकते हैं x ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब किसी कंपोनेंट का मोल फ्रिक्शन, दैट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो ये एक फॉर्मूला होता है सिंपल, किसके लिए जी, ये होता है हमारे मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए। ओके, तो मोल फ्रैक्शन हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा और हम फिर आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आसान सा है, मोल्स निकालना आना चाहिए भाई, मोल्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, मोल्स निकालना आता है तो यहाँ वैल्यू तो पुट करनी है, फटाक से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। अब देखो यदि दो ही कंपोनेंट है तो यहाँ पे इनको ऐड करोगे तो 1 आएगा, एक्स ए प्लस एक्स भी, चाहे तो इन दोनों को ऐड करके देख लो, एन ए प्लस एन भी हो जाएगा, एक्स ए प्लस एक्स भी आएगा 1। और यहाँ से देखेंगे तो कोई भी दूसरा निकालना है तो हम अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसी से हम क्या करेंगे कि फाइंड कर लेंगे 1 माइनस एक्स ए, एक्स से निकाल लिया। तो आई समझ बात। और ध्यान दो यदि एक से ज्यादा भी कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 प्लस अप टिल xn सबका सम इक्वल होगा 1 के। ओके, sum of mole fraction of all components of any solution is always unity। mole fraction is temperature independent। तो ध्यान दे ये भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है साहब, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आ गई होगी आप सबको। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है सब बच्चे समझ गए, इसको निकालना भी आना चाहिए। आगे देखो द इंपॉर्टेंट वन, मोललिटी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। तो मोललिटी देखो क्या है, आपको सबको पता ही होगा वैसे, मोललिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या रहता है हमारे पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये रखना चाहिए किलोग्राम में। ठीक है, so molality can be defined as the ratio of number of moles of solute to the mass of solvent in kg। ये डेफिनेशन देखो ज्यादा अच्छी है। It can also be defined as the number of moles of solute present in unit kilogram of solvent। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जितने भी कन्वर्जन के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे इसकी हेल्प से सोल्व होंगे जी। तो क्या ये आ गया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। डेफिनेशन याद में रखनी है क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको यूनिट ले लो तो m बराबर क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो बस ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, मैथमेटिकल फॉर्म में ऊपर बता ही चुका हूं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन एज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये जो मेथड होता है ये सबसे बेस्ट मेथड है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। क्यों बेस्ट मेथड है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। कई बार इवन जेई तक ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आउट ऑफ मोललिटी एंड मोलरिटी विच इज द बेस्ट टर्म टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, तो आंसर होगा मोललिटी। व्हाई, बिकॉज इट इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आगे बढ़े, मोललिटी देखे, मोलरिटी, मोललिटी को हम यूनिट रहते हैं बेटे, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलल, इसकी यूनिट आ जाती है मोलल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलर, और उसको दिखाते हैं कैपिटल M से। ठीक है,
सो मोलरिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अच्छा ये क्या होती है मोलरिटी भाई? तो मोलरिटी होती है एन सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर में नहीं है तो 1000 से डिवाइड करने का काम आ जाएगा, वो सब करना जानते ही है और अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सीख भी जाओगे। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इज इट कंटेन्स टर्म वॉल्यूम, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ओके नेक्स्ट देखो नॉर्मलिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉर्मलिटी का, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब ध्यान दो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राम इक्विवेलेंस निकालना आपने सीखा होगा इनिशियली, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट जो होता था वो होता था n मल्टीप्लाई बाई n क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर है n यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई मोल्स, n मल्टीप्लाई बाई मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब ध्यान दो यहाँ पे मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम तो मोलरिटी होती है, सो क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाई मोलरिटी। सो नॉर्मलिटी जो होती है वो होती है वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई m, और इसको वैलेंसी फैक्टर फॉर ओवर कंसीडरेशन हम क्या लेते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है, एसिडिटी और बेसिसिटी। ध्यान दे वैलेंसी फैक्टर निकालने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ये पूरा डिस्कशन जब हम मोल 2 पढ़ेंगे तब मैं करूंगा डिटेल में, बट फॉर द टाइम बिंग आपने प्रीवियस क्लास में जरूर कुछ तो स्टडी की होगी इससे रिलेटेड, तो अपने बेसिक अपना काम वैसे इससे चल जाएगा एसिडिटी और बेसिसिटी से, बट और डिटेल में जानना है तो वो आप प्रीवियस क्लास की नोटबुक से एक बार पढ़े, हमारा जो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर 11 की रेडॉक्स रिएक्शन वाला उससे, ठीक है। तो ये बेसिक ध्यान दे दे, बाकी ये तो ध्यान रखो एसिडिटी या बेसिसिटी, और ये सब बच्चे निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेनली हमारे पास जो है वो है क्वेश्चंस, तो फटाफट करें। फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल। अच्छा मिथाइल एल्कोहल क्या होता है भाई CH3OH, ठीक है, फॉर्मूला होता है मिथाइल एल्कोहल का, अच्छा दिया हुआ भी है, इन 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो देखो ये तो बहुत आसान है, हमें मोलरिटी निकालने बोली जा रही है। सब बच्चे पॉज करके एक बार ट्राई कर लेंगे फिर आके देखेंगे सॉल्यूशन। सो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है भाई साहब एन सोल्यूट, बच्चा देखो, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर में मतलब है वॉल्यूम तो मिलीलीटर दिया हुआ है, तो 1000 से डिवाइड करूंगा वो ऊपर चला जाएगा। चलो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सोल्यूट के मोल्स कैसे निकाले जी, 32 तो ग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाई इसका मास निकाल लो कितना आ जाएगा, 12 + 3 15, 15 और 1 16, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, इतना ही होता है ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं करा, फटाफट से देख लेना। ऑक्सीजन का मास होगा, ऑक्सीजन 8 16, सॉरी 16 ही हो जाएगा ना, ऑक्सीजन का 16, एटम का 12 12 और 4 16, 32 ही आ गया, वाह भाई बहुत बढ़िया। तो 32, वॉल्यूम कितना 200, और 1000 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि किसमें दिया है मिलीलीटर्स में, कट 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 कट, आंसर आया 5। तो आंसर क्या है, आंसर है भाई 5 मोलर इज द आंसर। आई बात समझ, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम पूछा, क्योंकि एक बेसिक प्रैक्टिस फॉर्मूला एप्लीकेशन की भी होनी चाहिए, और अच्छा सवाल बाद में करेंगे, टेंशन ना ले। कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको क्या दिया है कि NaOH है कितना 0.4 ग्राम और डिजोल्व हो रहा है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है, हमसे पूछी जा रही है नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी होती है n टाइम्स मोलरिटी, वहां n होता है वैलेंसी फैक्टर एसिडिटी या बेसिसिटी। तो ध्यान दो यहाँ पे इसके लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, NaOH कितने OH देता है, NaOH 1 OH माइनस देता है, तो इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो सबसे पहला काम तो है मोलरिटी निकाल ले, तो देखो मोलरिटी कैसे आएगी, मोलरिटी आ जाएगी वही 0.4 ग्राम है हमारे पास में NaOH, डिवाइड बाई NaOH का मास कितना होगा 2317 दैट इज 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 100 मिलीलीटर, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, फॉर्मूला यूज किया सिंपल, ये मोल्स हो गए और ये वॉल्यूम हो गया। तो देखो 20 से 20 कट, यहाँ 4/40 आया, कितना आया, सॉल्व करेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा 0.1, तो 0.1 मोलरिटी आई, तो नॉर्मलिटी भी इस केस के लिए क्या हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 दैट इज 0.1 नॉर्मल। आई होप कि क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें।
सिंपल सिंपल से कंसेप्ट से सारे, फटाफट क्या करना है हमें, डेफिनेशंस पूरी अच्छे से आनी चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आता है तो आराम से काम हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात भाई, मजा आया, बढ़िया, आगे बढ़ो। काफी बढ़िया सवाल। अब ये सवाल है कन्वर्जन का, ठीक है। तो मैं जैसे आपको कन्वर्जन का सवाल सिखा रहा हूं वैसे ही हमें आना चाहिए। यदि वैसे आ गया तो हमारा काम हो जाएगा, हमें मजे आ जाएंगे। तो करते हैं कन्वर्जन की प्रॉब्लम। ये क्या दिया है देखो, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 3 मोलर। अब देखो हमें मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी कितनी दे दी, 3 मोलर। सॉल्यूशन ऑफ NaCl, किसका सॉल्यूशन है भाई, NaCl का सॉल्यूशन है। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर ml। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो हमें चाहिए क्या, मोलरिटी। जो चाहिए उसका फॉर्मूला लिख लो पहले। हमें चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हमें चाहिए। और मोलरिटी हमें गिवन है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कन्वर्जन का, मैं एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, वो फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले हो गई हमारी स्टेप 1, हमें क्या करना है, कन्वर्ट द गिवन इंफॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड डेफिनेशन, गिवन इंफॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड डेफिनेशन। क्या करना है कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कन्वर्ट करो। कर लेते हैं भाई। तो देखो जी क्या हो जाएगा, यहां से 3 मोलर था हमारा मोलरिटी, मोलरिटी 3 मोलर है। तो डेफिनेशन क्या होती है मोलरिटी की, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे डेफिनेशन में कन्वर्ट किया तो 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, NaCl। साथ में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे यूज करो डेफिनेशन में। तो मोल्स तो कितने, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट NaCl डिजॉल्व इन 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर को मैं 1000 मिलीलीटर लिख रहा हूं क्योंकि हमें डेंसिटी मिलीलीटर में दी गई है। 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत अच्छा भाई, वाह भाई, मजा आया। चलो भाई अब देखो फटाफट से इससे, आई होप क्लियर है। मोल्स मिल गए हमें, मिले कि नहीं मिले, मोल्स मिल गए। क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत अच्छी बात, देखे तो मोल्स NaCl के पता चल गए। तो क्या मैं मास ऑफ NaCl निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। मास ऑफ NaCl आ जाएगा, NaCl का मास होता है कितना, 58.5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको सोल्व करके हमारे पास में NaCl का मास आ जाएगा। कितना आ जाएगा फटाफट से देखो, 5 3 जा 15, 1 24, 5 2 5 3 जा 15, 15 2 17। तो इतना आ गया कितना, NaCl का मास, ठीक है, बढ़िया। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा, वो आएगा डेंसिटी की हेल्प से। आप सबको पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दी हुई है, वॉल्यूम आपको पता है, जस्ट यूज करो इसे। तो 1.12 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो आंसर आया देखो 1120। ठीक है भाई। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मास ऑफ सोल्यूट पता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1120 माइनस 175.5। अब इससे जो भी वैल्यू आएगी बेटा आप लोग फाइंड कर लेंगे, मैं इसको बोल देता हूं m, ठीक है। और जो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा मोलरिटी का, बस ये आ गया तो खत्म। फिर तो ये ग्राम्स में आएगा, तो n सोल्यूट कितने हैं, 3 डिवाइड बाई ये वैल्यू जो आएगी m मल्टीप्लाई बाई 100। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ मोलरिटी। इसको सॉल्व करके आप देख ले, जो भी आंसर आएगा दैट इज द करेक्ट। ओके, तो यहां से हमने करना सीखा, कोई भी क्वेश्चन हो मोलरिटी का क्या करना है कि यदि कन्वर्जन पूछा है, आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कन्वर्ट करो उसे, और उस डेफिनेशन की हेल्प से आगे बढ़ो, आपका पक्का सही आएगा। फॉर्मूले मगअप करने की नीड नहीं है। जनरली कोचिंग्स में इनके फॉर्मूले सबके बताए जाते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूं, बट मैं वो प्रीफर नहीं करता, बच्चे भूल भी जाते हैं। ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए बेटा इतनी मेहनत की है। अदरवाइज तो 2 लाइन में मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, फटाफट से ये निकालना आता है, तुरंत दिखता है कि कैसे निकाले, ये सब लिखने की नीड नहीं है, अपन डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर।
और आप होमवर्क क्या कर सकते हैं, आपकी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है अपने इस पे पोर्शन पे बेस्ड, बहुत सारे 4 या 5 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड चैप्टर 2 में, वो सारे क्वेश्चन आप खत्म कर लीजिए। उनमें से कोई भी डाउट आपको रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसकी पिक लेके मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल बी रिप्लाइंग बैक ऑन दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।